नमस्कार। आज की जो पोयम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज्ड टू से दैट पोएट्री बिगिंस विद डिलाइट एंड एंड्स विद विजडम। तो वो कहते हैं कि कविता बड़े आनंद के साथ शुरू होती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है उसे पढ़ने में, आनंद आता है, लेकिन आखिरकार कविता कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ नैतिक शिक्षा या कुछ न कुछ अच्छी बातें हमें बता के जाती है। तो कवि यहां पर क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो कविता का एक शाब्दिक अर्थ होता है और एक होता है प्रतीकात्मक अर्थ, सिंबॉलिक मीनिंग जिसे बोलते हैं। तो आइए एक बार इसका अर्थ हम जानते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आता है, फिर प्रतीकात्मक अर्थ के बारे में बात करेंगे। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। कभी घूमते घूमते एक बर्फीले क्षेत्र में एक हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे पहुंचता है। तो जो ही उस पेड़ के नीचे कभी पहुंचता है तो कहीं से एक कौवा उड़ करके आके उस पेड़ के ऊपर बैठता है। यूं ही उस बर्फ पड़े हुए पेड़ पर कौवा बैठता है तो बर्फ की फुहार कवि के ऊपर गिरती है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इससे क्या होता है कि कवि का मूड थोड़ा बदल जाता है, वो थोड़ा खुश हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। और कवि कहता है कि जो दिन मैंने बड़े दुख में गवाया, बड़ा निराश और हताश था, अचानक ही जीवन में खुशियां उत्पन्न होने लगती है। यह इसका शाब्दिक अर्थ था। अब इसका प्रतीकात्मक अर्थ जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्रो। क्रो इज द पायनियर ऑफ हेल। नर्क का अग्रदूत है कौवा। और हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री एक प्रकार का जहरीला वृक्ष होता है। स्नो, स्नो है बर्फ। जब बर्फ पड़ती है आपने देखा होगा कि चारों तरफ खामोशी छा जाती है, वीरान सा वातावरण हो जाता है। और जब बर्फ पड़ती है, सर्दियों का जब मौसम होता है, तो उन दिनों प्रकृति में कोई भी चीज नहीं उगती है, ना कोई सब्जी, ना कोई घास, ना पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। तो जो नेचर है एकदम डेड पड़ जाती है। तो इतनी निराशा और इतनी इनऑस्पिशियस चीजें होने के बावजूद भी जीवन हमेशा चलते रहता है, कभी रुकता नहीं। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। आपने सुना होगा, यदि पतझड़ और ठंड की ऋतु आती है तो क्या बसंत नहीं आएगा? क्या खुशियां नहीं आएंगी? उसी प्रकार से यदि जीवन में तमाम दुख हो, परेशानियां हो, तो क्या उसके बाद आनंद नहीं आएगा? जरूर आएगा, यही जीवन है। तो इतनी चीजें होने के बाद भी द वे ऑफ क्रो, क्रो को मैंने भी बताया है कि उसको अपशकुन के रूप में देखा जाता है। तो कहीं से एक कौवा उड़ते हुए आया, Shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। और जहरीले वृक्ष के ऊपर बैठा जिसमें बर्फ पड़ी हुई थी। तो वो बर्फ की फुहार जब कवि के ऊपर पड़ती है तो दिन भर निराश और हताश और परेशानियों के बोझ तले दबा हुआ वो कवि, अचानक ही उसके हृदय में कहीं से उमंग उत्पन्न हो जाती है। कहता है हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इससे तो मेरा मूड, जो मैं अभी तक दुखी था, अब मूड में जो है प्रसन्नता उसके जो है उत्पन्न हो जाती है।
वह आनंदित हो जाता है, बर्फ की फुहार जो है उसके ऊपर पड़ती है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, और जो दिन मेरा यूं ही बीत गया था निराशा और हताशा में, पश्चाताप में जो दिन मेरा बीत चुका था, कुछ क्षण कुछ समय मेरा उसमें जो है अच्छा बीत गया, वो इस प्रकृति के कारण हुआ। तो नेचर हैज द हीलिंग पावर। चाहे वो मानसिक तनाव वेदना हो, उससे भी नेचर हमें जो है हील करती है। चाहे शारीरिक घाव हो, उसको भी नेचर में यह क्षमता है कि उसे भी, उन घावों को भी नेचर जो है भर देती है। तो जीवन में तमाम प्रकार की समस्या होने के बावजूद भी कवि ये कहते हैं कि हमें प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो पार्ट्स ऑफ लाइफ, ये हमारे जीवन का हिस्सा है जो आएंगी और जाएंगी। लेकिन जीवन जीना एक कला है जो हमें नेचर से सीखना चाहिए। नेचर में तमाम प्रकार की विषैली चीजें हैं, तमाम प्रकार की ऐसी अपशकुनी चीजें हैं, इनऑस्पिशियस चीजें हैं, तो उनके बावजूद भी नेचर जो है हर चीज को हील करते रहती है। तो इसलिए हमें अपने जीवन को हमेशा उत्साह और आनंद के साथ जीना चाहिए और निरंतर अच्छे कर्मों को करना चाहिए। आशा है आपको ये पोएम समझ में आई होगी। धन्यवाद।